क्या आप जानते हैं नोएडा में घटे ऐसे केस के बारे में जिसने नोएडा के साथ साथ पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। कई सीबीआई टीम, कई पुलिस टीम इस केस के इन्वेस्टिगेशन में लगी हुई थी, लेकिन अभी तक भी इस केस का कोई भी सच सामने नहीं आया है। हेलो दोस्तों, तो क्या हाल चाल है आपके। टुडे आई एम टॉकिंग अबाउट आरुषि हेमराज मर्डर केस। आरुषि हेमराज मर्डर मिस्ट्री, दुनिया की सबसे उलझी हुई मर्डर मिस्ट्री। आरुषि हेमराज हत्याकांड के बारे में आपने कभी ना कभी जरूर सुना होगा। ये दुनिया की सबसे उलझी हुई और सबसे रहस्यमयी मर्डर मिस्ट्री है। जब आरुषि और हेमराज की हत्या की खबर आई थी तो सबसे बड़ा सवाल ये था कि आरुषि और हेमराज की हत्या किसने और क्यों की है। कमाल की बात तो ये है कि सालों बीत गए, दर्जनों पुलिस और सीबीआई की 2 टीम भी जांच करके चली गई, सालों तक मामला अदालत में भी चला, मगर आज भी सवाल वही है कि आरुषि और हेमराज की हत्या किसने और क्यों की थी। इस केस की जितनी भी गहराई से जानकारी की गई उतनी ही नई कहानी सामने आती गई और केस और भी ज्यादा उलझता गया। सालों बाद भले ही सवाल वही हो, मगर इन सवालों के जवाब तलाशने के दौरान कई ऐसे पहलुओं से आमना सामना होता है जो कहीं ना कहीं इन सवालों के आधे अधूरे ही सही मगर जवाब देते हैं। तो आखिर क्या है आरुषि हेमराज हत्याकांड की पूरी कहानी, चलिए जानते हैं हर छोटी से छोटी जानकारी इस वीडियो में। यहाँ हम आरुषि से जुड़ी कई महत्वपूर्ण बातें बताने के साथ साथ आरुषि और हेमराज की हत्या के उन संभावित कारणों के बारे में भी बताएंगे जो या तो गाड़ी गई या तो अलग अलग जांचों से सामने आया। तो वीडियो में आखिर तक जरूर बने रहें। हम कहानी शुरू करें। अगर आपने उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारी लेटेस्ट वीडियो की जानकारी के लिए बेल आइकन दबा के नोटिफिकेशन भी ऑन कर ले। आरुषि हेमराज हत्याकांड नोएडा के सेक्टर 25 में जलवायु अपार्टमेंट में घटित हुई थी। ये घर डॉक्टर राजेश तलवार और नुपुर तलवार का था। डॉक्टर राजेश तलवार एक डेंटिस्ट थे जो अपने पर्सनल क्लिनिक चलाने के साथ साथ फोर्टिस अस्पताल में भी काम करते थे। आरुषि तलवार राजेश और नुपुर की एक लौती संतान थी। आरुषि की उम्र हत्या के समय करीब 14 साल थी। इसके अलावा परिवार का एक घरेलू नौकर भी था जिसका नाम हेमराज था। हेमराज मूल रूप से नेपाल का रहने वाला था। हर दिन की तरह 15 मई 2008 को भी आरुषि तलवार सुबह 6 बजे उठ गई और स्कूल जाने की तैयारियां में लग गई। हेमराज आरुषि के लिए नाश्ता बनाने में लग गया जबकि नुपुर आरुषि को तैयार होने में मदद करने लगी। 15 मई को आरुषि जल्दी से जल्दी स्कूल पहुंचना चाह रही थी क्योंकि 16 मई के बाद स्कूल में गर्मियों की छुट्टी होने वाली थी। यही वजह थी। वैसे तो आरुषि का जन्मदिन 24 मई को आता था मगर उसने 16 मई को ही बर्थडे सेलिब्रेट करने का फैसला किया था ताकि उसके दोस्त भी बर्थडे में शामिल हो सके। आरुषि के स्कूल जाने के बाद आरुषि के माता पिता यानी राजेश और नुपुर भी अपने अपने काम के लिए निकल गए और फिर सभी शाम में ही घर में एक साथ जमा हुए। रात के लगभग 10 बजे राजेश, नुपुर और आरुषि ने एक साथ खाना खाया। खाना खाने के बाद ये सभी अपने अपने कमरों में चले गए। हालांकि थोड़ी देर बाद ही राजेश और नुपुर अपनी बेटी के कमरे में गए और थोड़ी देर में होने वाली 16 तारीख को बर्थडे पार्टी की चर्चा की। साथ ही सरप्राइज के तौर पर जन्मदिन से पहले ही बेटी को एक डिजिटल कैमरा गिफ्ट किया। वैसे राजेश ये कैमरा अपनी बेटी को 24 मई रुचि के असल बर्थडे के दिन देना चाहते थे मगर नुपुर ने राजेश को उसी रात ये कैमरा रुचि को देने को कहा था। कैमरा मिलते ही आरुषि ने एक के बाद एक कई तस्वीरें खींची। उसने अपने ये डिजिटल कैमरे से आखिरी फोटो 10:10 पे खींची थी। आरुषि ने इस दौरान अपनी तस्वीरें लेने के साथ साथ अपने माता पिता की भी कई तस्वीरें खींची थी। बेटी को कैमरा गिफ्ट करने के बाद राजेश तलवार अपने कमरे में चले गए जबकि आरुषि भी उस कैमरे को साइड में रखकर सोने चले गई। इसी बीच 11 बजे के आसपास राजेश तलवार ने अपनी पत्नी नुपुर को आरुषि के कमरे में रखे इंटरनेट राउटर को ऑन करने के लिए कहा। जब नुपुर आरुषि के कमरे में राउटर ऑन करने के लिए गई तो उस समय आरुषि एक नोवेल पढ़ रही थी। आरुषि पढ़ाई में लगी रही जबकि नुपुर चुपचाप राउटर को ऑन करके बाहर निकल गई। जांच के अनुसार राजेश ने आखिरी बार 12:08 पे इंटरनेट यूज किया और फिर वो सो गए। नुपुर और राजेश के कमरे से ही बिल्कुल ही सटा हुआ आरुषि का कमरा था। इनके अलावा इस घर में एक और व्यक्ति रहता था और वो था घर का नौकर हेमराज। हेमराज का कमरा घर के अगले हिस्से में था। हेमराज का कमरा ऐसा था जिससे घर के बाहर से भी जाया जा सकता था तथा उसके कमरे का एक दरवाजा घर के अंदर भी खुलता था, यानी मेन दरवाजे को खोले बिना भी कोई घर के अंदर आ जा सकता था। जब 15 से 16 मई की रात सभी सो गए तो इसी रात के अंधेरे में इस घर में कुछ ऐसा घटा जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया और आज तक की सबसे अनसुलझी और रहस्यमयी रात बन के रह गई। अब तारीख बदलकर हो चुकी थी 16 मई 2008। रोज की तरह घर की मेड भारती मंडल सुबह 6 बजे ही राजेश तलवार के घर काम करने आ चुकी। उसने रोज की तरह घर का बेल बजाया। राजेश तलवार के यहाँ नौकरी ज्वाइन किए हुए भारती को सिर्फ 6 दिन ही हुए थे। अब तक जब भी वो काम के लिए आती थी तो पहली बेल बजते ही हेमराज दरवाजा खोलने आ जाता था। अगर आज जब भारती ने बेल बजाया तो कोई भी बाहर नहीं निकला। इसके बाद फिर से भारती ने जब दोबारा बेल बजाई तब भी दरवाजे से कोई नहीं निकला। हालांकि जब भारती ने तीसरी बेल बजाई तो नुपुर तलवार ने घर के अंदर की ओर खुलने वाला दरवाजा खोला और भारती से पूछा कि हेमराज कहाँ है। इस पर भारती ने जवाब दिया कि मुझे नहीं पता। तो नुपुर ने कहा कि हो सकता है हेमराज दूध लेने गया हो और उसी ने बाहर से दरवाजा बंद कर दिया है। नुपुर ने भारती से कहा कि तुम थोड़ी देर इंतजार कर लो, जब हेमराज वापस आ जाए तो अंदर आ जाना। इस पर भारती ने कहा कि मुझे और भी जगह काम करने जाना है, मुझे देर हो जाएगी।
चाहिए, इसलिए आप बालकनी से चाबी फेंक दीजिए, मैं बाहर से दरवाजा खोल लेती हूँ। इसके बाद नुपुर तलवार घर के अंदर गई और चाबी लेकर बालकनी में आई, जहाँ से उन्होंने चाबी नीचे फेंक दी। चाबी देने के बाद नुपुर ने भारती से ये भी कहा कि शायद दरवाजा लॉक नहीं है बल्कि सिर्फ कुंडी लगी हुई है, फिर से चेक करो। वापस आकर भारती ने फिर से देखा तो दरवाजा सच में लॉक नहीं था बल्कि सिर्फ कुंडी लगी हुई थी। भारती को चाबी देने के बाद नुपुर ने हेमराज के मोबाइल पर फोन किया। घटित तौर पर कुछ ही रिंग होने के बाद फोन कट गया और अगले ही पल हेमराज का मोबाइल स्विच ऑफ आने लगा। फिर दोबारा वो फोन कभी ऑन ही नहीं हुआ और ना कभी वो फोन फिर दोबारा कभी मिला। जब तक नुपुर तलवार ने भारती को घर की चाबी दी और राजेश को फोन किया, तब तक घर के मुखिया राजेश तलवार भी सोकर उठ गए। राजेश तलवार अपने कमरे से उठकर जैसे ही घर के बाहर मॉल में आए तो उनकी नजर घर के टेबल पे पड़ी एक स्कॉच की बोतल पे पड़ी, जो पूरी तरीके से खाली थी। बोतल पर कुछ खून के भी निशान थे। बोतल देखकर राजेश बिल्कुल चौंक गए तथा उन्होंने अपनी पत्नी से पूछा कि यहाँ ये बोतल किसने रखी है। इस पर नुपुर भी थोड़ा चौंक गई तो उन्होंने राजेश तलवार को कहा, जरा तुम एक बार आरुषि के कमरे को चेक करो। आरुषि के कमरे का दरवाजा ऐसा था जिसे बाहर से सिर्फ चाबी से ही खोला जा सकता था, जबकि अंदर से ही केवल उसे बिना चाबी के खोला जा सकता था। अक्सर रात में सोते हुए नुपुर आरुषि का कमरा बाहर से लॉक कर दिया करती थी, मगर उस समय राजेश ने देखा कि आरुषि के कमरे का दरवाजा थोड़ा सा खुला हुआ है। कमरा खुला देखकर जैसे ही राजेश तलवार अंदर गए, अंदर का नजारा देखकर उनके पैरों तले जमीन खिसक गई और वो बेतहाशा चीखने लगे। आरुषि का बिस्तर चारों ओर से खूनी खून था, उसका पूरा शरीर खून से लथपथ था, जबकि गर्दन पर गहरे जख्म के निशान थे। आरुषि मरी हुई वहीं पर पड़ी हुई थी। राजेश की चीख सुनकर नुपुर तलवार भागते हुए कमरे के अंदर गई। वहाँ का नजारा देखकर नुपुर गहरे सदमे में चली गई और उसे समझ ही नहीं आया कि वो कैसे रिएक्ट करे और उसने बिल्कुल चुप्पी साध ली। अब तक भारती भी बाहरी दरवाजा खोल चुकी थी और घर के अंदर दाखिल हो चुकी थी। जैसे ही भारती घर के अंदर आई, उसे नुपुर और राजेश की रोने की आवाज आई और दोनों को रोता देख भारती भी उसी कमरे की तरफ गई। आरती के कमरे में दाखिल होते ही नुपुर तलवार उससे लिपट के रोने लगी और फिर नुपुर ने ही आरुषि के बदन पे रखे गए उस कंबल को हटाकर भारती को आरुषि का कटा हुआ गला दिखाते हुए कहा, ये देखो क्या हो गया, हेमराज ने ये क्या कर दिया। फिर राजेश और नुपुर ने भारती को बताया कि हेमराज ने आरुषि की हत्या कर दी है और भाग गया है। भारती ने उन दोनों को शांत कराने की कोशिश की, साथ ही उनसे पूछा कि किसी को बुला कर ले आए। इस पर नुपुर ने पड़ोसियों को बुलाने की इजाजत दे दी। इसके बाद भारती भागते हुए घर के बाहर आई तथा उसने इसी जलवायु अपार्टमेंट में रहने वाले अन्य लोगों को आरुषि की हत्या के बारे में बताया। खबर सुनकर बाकी लोग भी कमरे में जमा हो गए। इसी बीच किसी ने जलवायु अपार्टमेंट के सिक्योरिटी गार्ड वीरेंद्र सिंह को कहा कि पुलिस को फोन कर दो। जब पुलिस मौके पर पहुंची तो पुलिस ने देखा कि लगभग 15 लोग लिविंग रूम में खड़े थे तथा 6 लोग राजेश तलवार और नुपुर के कमरे में खड़े थे कि आरुषि के कमरे में कोई नहीं था। जैसे ही पुलिस वाले वहां पर पहुंचे, राजेश तलवार ने पुलिस वालों को कहा कि घर के नौकर हेमराज ने ही आरुषि की हत्या की है और वो भाग गया है, आप जितनी जल्दी हो सके हेमराज को पकड़िए। जो कि हेमराज सच में गायब था तो पुलिस वालों को लगता है कि हेमराज ने पहले शराब पी, फिर शराब पी के वो आरुषि के कमरे में चला गया, जहां उसने आरुषि के साथ जोर जबरदस्ती करने की कोशिश की। जब आरुषि ने इसका विरोध किया तो हेमराज ने खुकरी के सहारे आरुषि की हत्या कर दी और फिर भाग गया। इस थ्योरी के आधार पर हेमराज को आरुषि का मर्डर मानते हुए पुलिस ने हेमराज पर 20,000 का इनाम भी रख दिया गया। पुलिस की एक टीम आनन फानन में हेमराज को पकड़ने के लिए नेपाल में उसके गाँव के लिए भी निकल गई। इधर पुलिस की दूसरी टीम ने लाश को अपने कब्जे में ले लिया और आरुषि के शव को लगभग करीब सुबह 8:30 बजे पोस्टमार्टम के लिए ले जाया गया। पोस्टमार्टम होने के बाद लगभग दोपहर को 1 बजे आरुषि का शव उसके घर पर वापस लाया गया और लगभग 4 बजे के आसपास आरुषि का अंतिम संस्कार करने के लिए शव को पास के ही शमशान घाट में ले जाया गया। आरुषि के अंतिम संस्कार के बाद पुलिस ने आरोप लगाया कि राजेश तलवार आरुषि का अंतिम संस्कार जल्द से जल्द करना चाहते थे, जबकि राजेश तलवार की दलील थी कि बड़े बुजुर्गों की राय थी कि जल्द से जल्द अंतिम संस्कार कर दिया जाए। लाश मिलने से अंतिम संस्कार की प्रक्रिया तक इस घर में इतने लोग आए कि क्राइम सीन पूरे का पूरा तहस नहस हो गया। वहीं पुलिस की भी लापरवाही रही कि पुलिस ने क्राइम सीन को सुरक्षित करने के लिए भी बहुत ज्यादा मेहनत नहीं की। इसका नतीजा रहा कि बहुत सारे अहम सबूत नष्ट हो गए। विशेषज्ञों का तो दावा यहाँ तक था कि लगभग 90% सबूत तो इस लापरवाही की वजह से नष्ट हो ही गए। हालांकि फिर भी फोरेंसिक एक्सपर्ट ने आरुषि के कपड़े, चादर, बेडशीट, मैट्रेस सभी चीजों को जांच के लिए फोरेंसिक लैब में भेज दिया गया। इसके अलावा दीवारों तथा विस्की की बोतल से भी खून के नमूने इकट्ठे किए गए। वहीं बड़े पैमाने पर घर के अंदर से फिंगरप्रिंट्स भी उठाए। घर के वहीं जांच के दौरान ही पुलिस वालों की नजर ऊपर जाते ही सीढ़ी पर पड़ी, जिसपे कई जगह खून के निशान थे। फ्लोर पर भी कई जगह खून के छींटे पड़े हुए थे। खून के धब्बों का पीछा करते हुए जब पुलिस वाले ऊपर बढ़ते गए तो उन्होंने देखा कि छत पर जाने वाला दरवाजा बंद है। इस पर पुलिस वाले ने राजेश तलवार से छत पे लगे दरवाजे की चाबी मांगी। इस पर बकौल पुलिस
पुलिस, राजेश तलवार तुरंत घर के अंदर चले गए और काफी देर तक अपने कमरे से बाहर ही नहीं निकले। जब पुलिस वाले ने दोबारा छत की चाबी मांगी तो राजेश तलवार पुलिस वालों पर ही भड़क गए और कहने लगे कि आप यहाँ छत पर जाने पे समय बर्बाद ही कर रहे हैं, उधर कातिल तब तक कहीं और भाग जाएगा, आप जाकर पहले उसको पकड़िए। राजेश की बात सुनकर पुलिस वालों ने छत पर जाने का इरादा ही बदल दिया और हेमराज को खोजने की कोशिश में काफी तेज हो गए। उधर 17 मई 2008 को राजेश और नुपुर तलवार अपनी बेटी की अस्थियों को विसर्जित करने के लिए हरिद्वार निकल गए। इधर 17 मई को भी पुलिस वालों का घर में आना जाना और जांच का सिलसिला जारी रहा। इसी बीच घर में एक रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर के गौतम आए। वो क्राइम सीन का मुआयना करने और जांच डील में शामिल पुलिस वाले की रिक्वेस्ट पर आए थे। जब के गौतम ने भी छत पर जाने वाली सीढ़ी पर खून के धब्बे देखे तो उन्होंने भी छत की चाबी खोजी। चाबी नहीं मिली तो अंत में लॉक तोड़ने का फैसला किया गया। इसी के बाद सुबह के लगभग 10:30 बजे छत पर जाने वाले दरवाजे का लॉक तोड़ा गया। जांच अधिकारी छत पर गए। यहाँ उन्होंने जो भी कुछ देखा वो देखकर हर कोई हिल गया। यहाँ पर एक लाश पड़ी हुई थी। ये लाश के भी बिल्कुल गले में वैसे ही निशान थे जैसे निशान आरुषि के गले पर थे। लाश देखते ही पुलिस वालों ने उस समय घर में मौजूद राजेश तलवार के भाई को बुलाकर लाश की पहचान करने को कहा। इस पर वो नहीं पहचान पाए कि ये लाश किसकी है। इसी के बाद हरिद्वार के लिए निकले राजेश और नुपुर तलवार को फोन किया गया और जल्द से जल्द वापस आने को कहा गया। वापस आने के बाद राजेश तलवार भी उस शव को नहीं पहचान पाए कि छत पर मरा पड़ा हुआ व्यक्ति कौन है। हालांकि पुलिस वालों ने शक जताया कि ये हेमराज का शव है। इस पर राजेश ने कहा कि मैं पक्के तौर पर नहीं कह सकता। इसी के बाद हेमराज के दोस्तों को पहचान करने के लिए बुलाया गया और उन्होंने पहली नजर में ये कंफर्म कर दिया कि ये शव तो हेमराज का है। मतलब जिस हेमराज को अब तक पुलिस वाले कातिल समझकर ढूंढ रहे थे उसकी लाश खून में डूबी हुई छत पर कोने में पड़ी हुई थी। अब पुलिस के सामने ये पता लगाने की चुनौती थी कि आखिर इन दोनों का कातिल कौन है। अब जांच कर रही पुलिस की टीम ही दो भागों में बट गई। एक टीम ने अपनी थ्योरी के हिसाब से घर में मौजूद राजेश नुपुर तलवार को इन दोनों का कातिल मानना शुरू कर दिया, जबकि पुलिस की एक टीम ने हेमराज के दोस्तों पर शक किया। अपनी शुरुआती इन्वेस्टिगेशन के बाद पुलिस ने हेमराज के दोस्त विष्णु शर्मा को सस्पेक्ट मानते हुए जांच आगे बढ़ाई। पहले विष्णु शर्मा ही राजेश तलवार के यहाँ काम किया करता था, मगर वो छुट्टी पे चला गया था तो राजेश तलवार ने हेमराज को परमानेंट ही अपने यहाँ रख लिया था। विष्णु को जॉब से निकाल दिया गया था। इसलिए पुलिस ने शक जताया कि नौकरी जाने की वजह से उसने शायद हेमराज की हत्या कर दी है और इस हत्या को होते हुए आरुषि ने देख लिया होगा, इसलिए उसने आरुषि की भी हत्या कर दी। इसी के बाद पुलिस ने विष्णु शर्मा को हिरासत में ले लिया और पूछताछ शुरू कर दी। लेकिन कुछ ही जांच के बाद ये कंफर्म हो गया कि हत्या वाली रात विष्णु भारत में नहीं बल्कि नेपाल में था। मतलब अब तक दो लोगों पर कातिल होने का शक जताया गया था, जिसमें एक का खुद कत्ल हो चुका था और दूसरा उस रात नेपाल में ही था। यानी अब पुलिस को नए कातिल की तलाश थी और पुलिस की टीम ने जिसे कातिल मानना शुरू कर दिया उस पर एक बार तो किसी के लिए भी यकीन करना मुश्किल था। पुलिस की जांच अलग चल रही थी तो दूसरी तरफ इस केस को जबरदस्त मीडिया कवरेज मिल रही थी और दिन रात प्रिंट मीडिया से लेकर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तक आरुषि की ही खबरें चल रही थी। उन खबरों और न्यूज चैनल पर आरुषि के माता पिता पर भी शक जताया गया। बस यहीं से पुलिस को भी नया सस्पेक्ट मिल गया और पुलिस ने 23 मई 2008 को आरुषि के माता पिता नुपुर और राजेश को पहली बार पुलिस लाइन बुलाया गया। यहाँ से राजेश को लोकल मजिस्ट्रेट के पास ले जाया गया, फिर वहाँ से उन्हें गिरफ्तार करके टासना जेल भेज दिया गया। इसी के बाद पुलिस ने आरुषि हेमराज हत्याकांड के सिलसिले में पहली बार डिटेल कॉन्फ्रेंस की और इस कॉन्फ्रेंस में एक ऐसा खुलासा किया या कहें कि दावा किया जिसे सुनकर हर कोई हैरान रह गया। इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस गुरुदर्शन 23 मई को दावा किया कि पूछताछ में खुलासा हुआ है कि राजेश तलवार का अफेयर अनीता दुर्रानी के साथ चल रहा था। इस बात की जानकारी आरुषि के एक दोस्त ने आरुषि को दी थी। इस पर आरुषि अपने पिता से नाराज हो गई थी और उसने इस पर ऑब्जेक्शन किया था। पुलिस के मुताबिक पिता के अफेयर से आरुषि पर काफी बुरा असर हुआ और उसने खुद को घर में कैद कर लिया, यहाँ तक कि वो घटित तौर पर हेमराज के साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट में आ गई। कुछ दिन के बाद 15 मई 2008 की रात जब राजेश तलवार सोने चले गए तब आरुषि के कमरे में हेमराज आ गया। जब दोनों संबंध बना रहे थे तो राजेश तलवार किसी काम से कमरे से निकलकर बाहर आए तो उन्हें आरुषि का कमरा थोड़ा खुला हुआ दिखा। इस पर वो अंदर चले गए तो उन्होंने देखा कि दोनों आपत्तिजनक स्थिति में हैं। ये देखकर राजेश तलवार को गुस्सा आ गया और उन्होंने हेमराज को मारना शुरू कर दिया और मारते हुए उसे छत पर ले गए, जहां पर उसके सर पर किसी भारी चीज से वार किया। फिर अपने सर्जिकल ब्लेड से उसका गला काट दिया और छत के दरवाजे को बंद कर दिया। उसके बाद राजेश नीचे आए, उन्होंने काफी अधिक मात्रा में शराब पी। उसके बाद कमरे में जाकर अपनी बेटी की भी हत्या कर दी। ये शब्द हमारे नहीं है बल्कि ये दावा पहली बार पुलिस की ओर से ही किया गया था। इसके बाद पुलिस पर आरुषि का चरित्र हरण का आरोप लगने लगा और पुलिस की बहुत ज्यादा खिंचाई होने लगी। इसी के बाद पुलिस वालों ने अपना बयान बदलते हुए ये दावा किया कि आरुषि को अपने पिता के अफेयर के बारे में पता चल गया था तथा वो अपने पिता को ब्लैकमेल करने लगी थी, जिससे राजेश तलवार को गुस्सा आ गया और उन्होंने गुस्से में आकर अपनी बेटी की हत्या कर दी। राजेश को ऐसा करते हुए हेमराज ने देख लिया था। बस उसी गवाह को मिटाने के लिए राजेश ने हेमराज की भी हत्या कर दी थी। पुलिस ने आरोप लगाया कि दोनों की हत्या करने के बाद सबूत मिटाने में राजेश तलवार की पत्नी नुपुर तलवार ने भी साथ दिया। इसी के बाद जांच आगे बढ़ती रही। मामले की गर्माहट
आहट को देखते हुए केस 1 जून 2008 को सीबीआई को सौंप दिया गया। सीबीआई ने जैसे ही केस को अपने हाथ में लिया, जांच का रुख ही बदल गया। शुरुआती जांच में ही सीबीआई टीम को कुछ ऐसे क्लू मिले जिससे उनका शक अब राजेश तलवार और नुपुर तलवार से हटकर राजेश के क्लिनिक में काम करने वाले कृष्णा पर चला गया। दरअसल जांच पड़ताल के दौरान सीबीआई टीम को पता चलता है कि आरुषि की हत्या से पहले ठीक 2 दिन पहले क्लिनिक में काम करने में कृष्णा ने कुछ गलती कर दी थी। इस पर राजेश तलवार ने कृष्णा को बुरी तरह से डांटा था। इसी के बाद एक दिन कृष्णा ने हेमराज से कहा, मैं राजेश को बहुत जल्द सबक सिखाऊंगा। ये बात राजेश के ड्राइवर उमेश शर्मा ने सुनी थी। इसी की गवाही के बाद पुलिस ने शक के आधार पर 7 जून 2008 को कृष्णा को हिरासत में लेते हुए पूछताछ शुरू कर दी। जैसे ही सीबीआई की टीम कृष्णा के कमरे की तलाशी लेने लगी तो वहाँ उन्हें एक तकिए का कवर मिला जिस पर खून के कुछ निशान थे। इसके अलावा एक खुकरी भी मिला। शक जताया गया कि इसी खुकरी से दोनों हत्या को अंजाम दिया गया होगा। इसके अलावा कमरे से एक ट्राउजर भी बरामद हुआ जिसमें खून के कुछ निशान थे। ये चीजें इस बात की ओर इशारा कर रही थी कि शायद अब असली कातिल पकड़ा गया है। इसी के बाद पुलिस ने कृष्णा का पहले पॉलीग्राफ टेस्ट करवाया। इसके बाद 9 जून 2008 को एम्स में दिल्ली में इसका साइकोलॉजिकल असेसमेंट किया गया। फिर 12 जून को कृष्णा का नार्को टेस्ट भी किया गया। नार्को टेस्ट तथा पॉलीग्राफ टेस्ट के आधार पर 13 जून 2008 को सीबीआई की टीम ने कृष्णा को गिरफ्तार कर लिया। नार्को टेस्ट के दौरान कृष्णा ने अपने दोस्त राजकुमार का नाम भी लिया था। राजकुमार राजेश के दोस्त के यहाँ घरेलू तौर पर काम करता है। राजकुमार का नाम आते ही 23 जून को पुलिस ने राजकुमार को भी अरेस्ट कर लिया गया। हिरासत में लेने के बाद फिर उसका भी पॉलीग्राफ टेस्ट और नार्को टेस्ट किया गया और इन सभी के आधार पर राजकुमार को 27 जून को सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया। ये आरुषि हेमराज कत्ल में दूसरी गिरफ्तारी थी। सीबीआई ने तीसरी गिरफ्तारी 30 जून 2008 को विजय मंडल उर्फ शंभू के रूप में की। विजय मंडल आरुषि तलवार के पड़ोसी के यहाँ काम करता था। अब तक पुलिस 3 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी थी। ये कमाल इत्तेफाक था कि ये तीनों ही नेपाली मुल्क के थे और आसपास रहते हुए नोएडा में ही काम कर रहे थे। इन तीनों की गिरफ्तारी के बाद लंबी पूछताछ की जाती है और फिर सीबीआई प्रमुख अरुण कुमार की ओर से 11 जुलाई 2008 को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है जिसमें कई चौंकाने वाले दावे किए जाते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में अरुण कुमार दावा करते हैं कि सीबीआई को राजेश तलवार तथा नुपुर तलवार के खिलाफ एक भी ऐसा ठोस सबूत नहीं मिला है जिससे ये साबित हो कि इन्होंने हेमराज या फिर आरुषि की हत्या की हो। 20 जून 2008 को राजेश तलवार का पहला, 25 जून को आरुषि की मां का दूसरा लाइव डिटेक्टिव टेस्ट किया गया। उसमें भी पुलिस को कोई क्लू नहीं मिला। हालांकि सीबीआई ने राजेश और नुपुर को क्लीन चिट नहीं दी थी। दूसरी तरफ सीबीआई ने यह जानकारी दी कि कृष्णा, राजकुमार और विजय मंडल फिलहाल क्राइम सस्पेक्ट हैं। दावा ये भी किया गया कि इन तीनों में से 2 जनों ने आरुषि और हेमराज की हत्या की बात भी कबूल कर ली है। कृष्णा, राजकुमार और शंभू से पूछताछ के आधार पर सीबीआई के जॉइंट डायरेक्टर अरुण कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान आरुषि और हेमराज के हत्या के कुछ संभावित कारण भी बताए। हत्या के प्राइम सस्पेक्ट से एक राजकुमार के पॉलीग्राफ टेस्ट तथा नार्को टेस्ट के मुताबिक हत्या वाली रात यानी 15 मई 2008 को हेमराज ने राजकुमार, कृष्णा तथा मंडल को अपने कमरे में पार्टी के लिए बुलाया था। यहाँ चारों बैठ के शराब पीने लगे। यहीं पर कृष्णा ने फिर से पिछले दिनों राजेश तलवार द्वारा की गई अपनी बेइज्जती के बारे में बात की और कहा, मैं इसका बदला राजेश तलवार से जरूर लूंगा। राजकुमार के बयान के मुताबिक जब कृष्णा राजेश के खिलाफ ये बातें कर रहा था तो ये सभी बातें आरुषि ने सुन ली। आरुषि ने इन सबसे कहा कि इस बारे में मैं अपने पिता से शिकायत करूं। इस पर कृष्णा को गुस्सा आ गया और उसने अपने पास में रखी खुकरी निकाली और आरुषि के कमरे में जाकर उसकी हत्या कर दी। आरुषि की हत्या करने के बाद कृष्णा भागने लगा। इस पर हेमराज ने उसे पकड़ने की कोशिश की। इस पर कृष्णा का साथ देने के लिए राजकुमार भी उसके साथ आ गया और दोनों खींचते हुए हेमराज को छत पर ले गए और वहाँ हेमराज की हत्या कर दी। छत से लगे दरवाजे को बंद करके छत से ही भाग गए। हत्या के दूसरे क्राइम सस्पेक्ट कृष्णा के मुताबिक शराब पीने के बाद कृष्णा और राजकुमार एक साथ ही आरुषि के साथ गलत हरकत करने की कोशिश की। आरुषि ने अपने बचाव में हाथ पैर चलाना शुरू कर दिया और कृष्णा ने अपनी खुकरी निकाली और आरुषि की हत्या कर दी। दोनों को ये सब कुछ करते हुए हेमराज ने देख लिया था, इसलिए कृष्णा और राजकुमार हेमराज को खींचकर छत पर ले गए और फिर वहीं उसकी हत्या कर दी। ये तो कृष्णा का पहला वाला बयान था। दोबारा उसका नार्को टेस्ट किया गया। कृष्णा के दूसरे बयान के मुताबिक पीने के बाद राजकुमार और विजय मंडल आरुषि के कमरे में चले गए और इन्होंने आरुषि के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर दी। जब आरुषि ने इसका विरोध किया, शंभू मंडल ने आरुषि के सर पर जोरदार वार किया। इसके बाद राजकुमार ने खुकरी से आरुषि की हत्या कर दी। इसके बाद कृष्णा, राजकुमार और विजय मंडल तीनों मिलकर हेमराज को छत पर लेकर चले गए और वहां पर उसे भी मार कर भाग गए। जब तीसरी बार कृष्णा से पूछताछ की गई तो उसके खुलासे के मुताबिक सबसे पहले राजकुमार आरुषि के कमरे की तरफ बढ़ा और उसके पीछे पीछे कृष्णा और विजय मंडल भी गया। राजकुमार ने पहले आरुषि के साथ गलत हरकत करने की कोशिश की। जब आरुषि ने इसका विरोध किया तो कृष्णा ने अपने पास रखी खुकरी निकाली
और आरुषि का गला रेत दिया। कृष्णा को ये सब कुछ करते हुए हेमराज ने देख लिया और वो कहने लगा कि मैं इसके बारे में राजेश तलवार को सब कुछ बता दूंगा। इस पर हेमराज को लेकर ये तीनों छत पर चले गए। यहाँ पर इसकी हत्या करने के बाद वो सभी भाग गए। इसी खुलासे के बाद 12 जुलाई 2008 को राजेश को बेल मिल गई। लगभग उन्हें 50 दिन के बाद जेल से रिहा कर दिया गया। दूसरी तरफ राजकुमार, कृष्णा और विजय मंडल के खिलाफ जांच आगे बढ़ाई गई। सीबीआई की टीम ने तीनों नौकरों को कातिल मानते हुए जांच को आगे बढ़ाया। आगे की जांच में कृष्णा के मकान मालिक के जौहरी ने गवाही दी कि 15 मई की रात तो कृष्णा उनके ही घर पर था और रात में भी कई बार उन्होंने उसे घर पर ही देखा। दूसरी तरफ क्राइम के दूसरे सस्पेक्ट विजय मंडल के मालिक पुलिस टंडन ने जांच कर रही टीम के सामने गवाही दी कि उन्होंने भी विजय मंडल उर्फ शंभू को 15 मई की रात अपने घर में ही देखा था और वो कहीं बाहर भी नहीं निकला था। तीसरे क्राइम सस्पेक्ट राजकुमार के एम्प्लॉय अनिता दुर्रानी ने गवाही दी कि राजकुमार 15 मई की रात लगभग 12:30 बजे उनके घर के अंदर ही था। जलवायु विहार अपार्टमेंट में कम से कम उस रात 6 गार्ड तैनात थे। गार्ड में से किसी ने भी इस बात की पुष्टि नहीं की उस रात राजकुमार, विजय मंडल या कृष्णा इनमें से कोई भी उस अपार्टमेंट में दाखिल हुआ था। इतना ही नहीं, जब जांच आगे बढ़ी पता चला इन तीनों में से किसी के भी डीएनए सैंपल राजेश तलवार के घर से बरामद की गई चीजों से मैच नहीं हुए। इतना ही नहीं, इन तीनों के फिंगरप्रिंट भी राजेश तलवार के घर में कहीं नहीं मिले। इसके अलावा सीबीआई टीम ने कृष्णा के पास से जो खुकरी बरामद की थी उस पर जो खून के निशान होने का दावा किया गया था, खून इंसानों का था ही नहीं। मामला जब और आगे बढ़ा गया, दावा किया कि सीबीआई की टीम ने जोर जबरदस्ती करते हुए इन तीनों को आरुषि और हेमराज की हत्या करने वाली बात को कबूल करने पर मजबूर किया था। आर्गो टेस्ट में जो भी बातें इन तीनों ने कही थी, कथित तौर पर पहले वो कहानी इन तीनों के दिमाग पर बिठाई गई थी। जांच चली रही थी कि सितंबर 2008 में आरुषि हेमराज हत्याकांड की जांच कर रही सीबीआई टीम को आकर इस केस की जांच सीबीआई की नई टीम के हाथों में दे दी गई। सीबीआई टीम इन तीनों को अब तक क्राइम सस्पेक्ट मानते हुए जांच कर रही थी। तीनों को ही सितंबर 2008 में सबूत की कमी होने की वजह से रिहा कर दिया। जेल से छूटने के बाद क्राइम सस्पेक्ट में से एक विजय मंडल ने दावा किया सीबीआई ने उन्हें दिमागी और शारीरिक तौर पर काफी टॉर्चर किया था। सीबीआई की नई टीम का संगठन एसपी नीलम किशोर के तौर पर किया गया तथा एडिशनल एसपी एजीएल कोल को इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर बनाया गया। सीबीआई की नई टीम ने फिर से नए सिरे से जांच की और पूछताछ की शुरुआत आरुषि के पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टरों से की गई। पूछताछ के दौरान डॉक्टर सुनील दोहरा तथा डॉक्टर नरेश राज ने नया खुलासा करते हुए कहा कि आरुषि के पोस्टमार्टम के दौरान उन्होंने देखा कि आरुषि के हाईमैन क्षतिग्रस्त थे। ऐसा लग रहा था कि आरुषि की हत्या करने के बाद उसके प्राइवेट पार्ट को काफी अच्छा तरीके से साफ किया गया था। दूसरी तरफ डॉक्टर नरेश राज ने सीबीआई के सामने गवाही दी कि हेमराज के सूजे हुए प्राइवेट पार्ट ये इशारा कर रहे थे कि अंतिम समय में हेमराज सेक्सुअल फोर्स में शामिल था। अक्टूबर 2009 में क्राइम सीन को फिर से रिपीट किया गया और सीबीआई की नई टीम ने यह दावा किया आरुषि के कमरे की जो हालत लोगों ने हत्या के बाद देखी थी, दरअसल वो बनाई गई थी। यानी हत्या करने के बाद चीजों को अपने हिसाब से सही किया गया और फिर लोगों को आरुषि की हत्या की खबर दी गई। जांच में यह भी खुलासा हुआ कि जिस समय आरुषि का पोस्टमार्टम हो रहा था उसी समय आरुषि के पिता राजेश तलवार ने अपने एक रिश्तेदार को फोन किया जिसकी पहचान रिटायर्ड आला पुलिस ऑफिसर से की। उन्होंने किसी अज्ञात को फोन किया और फिर उसका फोन पोस्टमार्टम कर रहे डॉक्टर के पास आया। घटित तौर पर यह दावा किया गया कि ये फोन कॉल राजेश तलवार ने डॉक्टरों के पास पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कहीं भी आरुषि के रेप होने की बात या फिर प्राइवेट पार्ट में सीमेन मिलने की बात पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ना करने के लिए करवाया गया था। सीबीआई की नई टीम ने आरुषि तलवार के सर पर लगी चोट की एनालिसिस करते हुए ये अंदाजा लगाया ये चोट हो ना हो गोल्ड ग्लव से की गई है, क्योंकि अंजलि एक ट्रायंगल शेप में था। जांच के दौरान पुलिस ने राजेश तलवार के घर से गोल्ड ग्लव का पूरा सेट भी बरामद किया। इसमें से सीबीआई की ओर से दावा किया गया था कि गोल्ड ग्लव नंबर 5 से आरुषि तथा हेमराज के सर पर वार किया गया जिससे उनकी मौत हुई। हालांकि उस गोल्ड ग्लव पर किसी भी तरह के ब्लड सैंपल नहीं मिले, ना ही वहाँ से कोई डीएनए या फिर कोई बायोलॉजिकली बरामद किया जा सका। बाद में उस गोल्ड ग्लव को किसी विशेषज्ञों के पास भेजा गया तो उन्होंने अपनी रिपोर्ट में कहा कि वहां मौजूद सभी गोल्ड स्टिक में से एक स्टिक को देखकर ऐसा लग रहा है कि हाल ही में काफी अच्छे से साफ की गई हो, इसलिए उन पर से सारे सबूत भी मिट गए हैं। इसके बाद सीबीआई ने अपनी जांच आगे बढ़ाई और 18 से 19 मई के बीच 2010 में एक बार फिर से राजेश तलवार को पूछताछ के लिए बुलाया गया। सभी पूछताछ तथा लंबी जांच के बाद भी सीबीआई टीम को कोई पुख्ता सबूत नहीं मिले। इसी के आधार पर 29 सितंबर 2010 को सीबीआई की नई टीम ने कोर्ट में इस केस को बंद करने के लिए क्लोजर रिपोर्ट फाइल कर दी। हालांकि इस रिपोर्ट ने राजेश तलवार पर आरुषि और हेमराज की हत्या का शक सीबीआई ने जताया, जबकि नौकरों को रिपोर्ट में बेगुनाह बताया गया। अपनी क्लोजिंग रिपोर्ट में सीबीआई ने कहा कि कोई सबूत नहीं मिले हैं कि हेमराज का कत्ल आरुषि के कमरे में हुआ था। हेमराज के ब्लड सैंपल भी कहीं भी आरुषि के कमरे में नहीं मिले थे। इसके अलावा राजेश और नुपुर के कपड़ों से भी हेमराज सैंपल नहीं मिले। सीबीआई टीम को हत्या में इस्तेमाल किए गए हथियार भी कभी नहीं मिले। हालांकि रिपोर्ट में सीबीआई ने दावा किया कि जैसा कट आरुषि और हेमराज के गले में था उसे देखकर लग रहा था कि किसी प्रोफेशनल
प्रोफेशनल ने सर्जिकल ब्लेड से ही किया है, क्योंकि राजेश तलवार नुपुर डॉक्टर थे। ऐसे में संभावना जताई गई कि उन्होंने सर्जिकल ब्लेड से इन दोनों का गला काटा है। राजेश और नुपुर की बेगुनाही की सबसे बड़ी वजह यह भी रही कि किचन में जो शराब की बोतल रखी थी, पर जो फिंगरप्रिंट मिले और जो खून के निशान उस बोतल पर थे, वो ना तो पहले क्राइम सस्पेक्ट तीनों से मैच हुए और ना ही राजेश और नुपुर के सैंपल से मैच हुए। इसके अलावा पूरे केस में हत्या के क्लियर कट अभी पता नहीं चल पाया। इन सभी के आधार पर सीबीआई ने कोर्ट से इस केस को बंद करने की अपील की। केस बंद करने की बात तो ठीक थी, मगर इस क्लोजिंग रिपोर्ट में राजेश तलवार पर जो उंगली उठाई गई थी, उससे राजेश तलवार खुश नहीं थे और वो खुद पर की गई सीबीआई की टिप्पणी के खिलाफ कोर्ट पहुंच गए। राजेश तलवार को ये कदम कुछ समय तक उन पर आत्मघाती कोर्ट में साबित हुआ, क्योंकि वो कोर्ट में बेगुनाह साबित होने गए थे, मगर वहां वो उल्टा फंस गए और एक बार फिर से केस की जांच शुरू हुई। कोर्ट ने क्लोजर रिपोर्ट को चार्जशीट में बदलकर राजेश और नुपुर पर फिर दोबारा से मामला दर्ज करते हुए फिर से जांच करने का आदेश दिया। कोर्ट का मानना था कि राजेश और नुपुर तलवार पर मामला दर्ज करने के लिए पर्याप्त सबूत है। अब इस नई जांच के बाद सीबीआई के एडिशनल एसपी एजीएल कौल ने आरुषि हेमराज हत्या की नई थ्योरी पेश की। सीबीआई के मुताबिक 15 से 16 मई की रात राजेश तलवार जब अपने कमरे में सो रहे थे तो उन्हें कुछ आवाज सुनाई दी। आवाज सुनकर वो अपने कमरे से बाहर आए और हेमराज के कमरे की तरफ गए। वहां उन्होंने देखा कि कमरे में कोई नहीं है। फिर उन्होंने ध्यान दिया तो उन्हें एहसास हुआ कि आवाज तो आरुषि के कमरे से आ रही है। इसी के बाद उन्होंने हेमराज के कमरे में रखे गोल्फ स्टिक को अपने हाथ में लिया और दौड़ते हुए आरुषि के कमरे में पहुंच गए। यहाँ उन्होंने देखा कि आरुषि और हेमराज एक साथ बिस्तर पर है। सीबीआई ने इसे ऑब्जेक्शन पोजीशन के तौर पर डिस्क्राइब किया है। हेमराज और आरुषि को इस हालत में देखकर राजेश तलवार बहुत ज्यादा गुस्से में आ गए और उन्होंने पूरी ताकत से वो गोल्फ स्टिक हेमराज के सर पर दे मारा। पहली बार लगते ही हेमराज लड़खड़ा गया। अगले ही पल राजेश ने जब दूसरी बार गोल्फ स्टिक चलाई, तब तक हेमराज वहां से नीचे गिर गया तो स्टिक गलती से आरुषि के सर पर जा लगी, क्योंकि दोनों के ही सर पर काफी तेजी से वार किया गया था, इसलिए चोट लगते ही दोनों की जान चली गई। सो हल्ले के बीच बगल में सो रही नुपुर तलवार भी जाग गई और वो ही कमरे से निकलकर भागते हुई आरुषि के कमरे में आ गई। यहाँ उन्होंने देखा कि आरुषि और हेमराज मर गए हैं। यहाँ पर नुपुर तलवार के पास कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए उन्होंने पति के साथ मिलकर पहले हेमराज के शव को चादर में लपेटा और ले जाकर छत पर रख दिया। यहीं पर हेमराज के गले को सर्जिकल ब्लेड से काट दिया और छत के दरवाजे को लॉक कर दिया। इसके बाद फिर वो नीचे आए, जहाँ उन्होंने आरुषि के गले को भी काट दिया और फिर घटित तौर पर आरुषि की मां नुपुर ने आरुषि के प्राइवेट पार्ट को अच्छे से साफ किया, कपड़े ठीक किए और फिर राजेश ने आरुषि के गले को भी काट दिया ताकि इसे हत्या का रूप दिया जा सके। इसके बाद राजेश और नुपुर ने मिलकर खून के निशान को वहां से मिटाना शुरू कर दिया। साथ ही हत्या में इस्तेमाल किए गए गोल्फ स्टिक को भी छिपाया और सभी संभावित सबूत को वहां से हटा दिया। इसके बाद फिर राजेश तलवार अपने कमरे से बाहर निकल कर आए और फिर घर में दाखिल होने वाले दरवाजे को बाहर से लॉक कर दिया। वहां से हेमराज के कमरे से होते हुए दूसरे गेट के घर से अंदर चले गए, ताकि सुबह ये बताया जा सके कि किसी ने बाहर से दरवाजा लॉक कर दिया है। इसके बाद राजेश तलवार ने घर में रखी स्कॉच विस्की पी और सुबह होने का इंतजार करने लगे और फिर सुबह हुई, घर में मेड आई और फिर सब कुछ प्लान के मुताबिक आगे बढ़ता चला गया। सीबीआई की इस नई थ्योरी और पेश किए गए सभी सबूत को कोर्ट ने सही मानते हुए 25 नवंबर 2013 को राजेश और नुपुर तलवार को आरुषि तथा हेमराज की हत्या का दोषी करार दिया गया। इसके अलावा इन दोनों को सबूत से छेड़छाड़ करने और जांच को गलत दिशा में ले जाने तथा गलत एफआईआर दर्ज करवाने का भी दोषी पाया गया। दोषी करार दिए जाने के बाद 26 नवंबर 2013 को आरुषि और हेमराज की हत्या के जुर्म में राजेश तलवार और तथा उनकी पत्नी नुपुर तलवार को कोर्ट की ओर से उम्र कैद की सजा सुनाई गई। कुछ महीने जेल में गुजारने के बाद जनवरी 2014 में राजेश और नुपुर तलवार ने निचली अदालत के फैसले के खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट में अपील कर दी। 12 अक्टूबर 2017 को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने निचली अदालत के फैसले को पलटते हुए राजेश और नुपुर को आरुषि और हेमराज की हत्या के आरोप से मुक्त करते हुए जेल से रिहा कर दिया। इलाहाबाद कोर्ट ने सीबीआई को फटकार लगाते हुए कहा कि सीबीआई सही तरीके से जांच करने में असफल रही तथा केवल अपने द्वारा गढ़ी गई थ्योरी के आधार पर राजेश और नुपुर तलवार को दोषी करार दिया गया। इलाहाबाद कोर्ट के फैसले के बाद राजेश और नुपुर तलवार जेल से बाहर आ गए। वैसे 8 मार्च 2018 को इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट पे चुनौती दी है। 10 अगस्त 2018 को सुप्रीम कोर्ट ने इस केस की सुनवाई के लिए मंजूरी दे दी। अब मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। अब आरुषि तलवार के पिता राजेश तलवार और मां नुपुर तलवार इस केस की पीड़ित है या फिर गवाह है या फिर हत्यारे हैं, वो तो समय ही बताएगा। कुल मिलाकर बरसों पहले कई सवालों के साथ ये केस शुरू हुआ था, आज भी उसी सवाल पर अटका हुआ है कि आरुषि और हेमराज की हत्या किसने और क्यों की थी। क्योंकि मामला अभी विचाराधीन है, इसलिए हम इस कोई भी मामले पर अंतिम टिप्पणी नहीं देंगे। इस केस का सच जो भी है वो बाहर आना चाहिए और आरुषि तथा हेमराज को इंसाफ मिलना ही चाहिए। वीडियो के बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करते हुए शेयर भी करें, ताकि बाकी लोग भी इस खौफनाक कहानी के बारे में जान सके। अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लें और नोटिफिकेशन भी ऑन कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।